नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो 5 नंबर का हमारा सेक्शन है, खेल के बारे में, शिक्षा के बारे में, योग के बारे में, शिक्षा संबंधित विभिन्न योजनाएं, शिक्षा संबंधित विभिन्न अधिनियम, छात्रावास प्रबंधन, ये जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें क्या सवाल आ सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। ये एक मैराथन क्लास होगी जिसमें जो मेन मेन टॉपिक है वो मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। शुरू में हम लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट की साइट है या बाकी भी शैक्षणिक योजनाओं से संबंधित जो भी साइट है, हम लोग सीधा वहां जाके पढ़ेंगे डायरेक्ट। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप मतलब सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे पहली चीज भी है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। देखिए, बेसिक बेसिक चीज तो आपको पता भी होगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किससे संबंधित है। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो नया फार्मूला है वो है 5+3+3+4। एक ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि कौन इसके चेयरमैन थे, किन्होंने ये लाई है। तो वो थे के कस्तूरी रंजन। ये नाम आप ध्यान रखना। इसका उद्देश्य है स्कूल में, देखिए दो चीज ध्यान रखना, एक स्कूल का उद्देश्य है और एक उच्च शिक्षा का है। तो स्कूल में जो सन है वो है 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। प्रैक्टिकल भी आपको लगता होगा कि मतलब स्कूल में हम 100% तो ला सकते हैं 2030 तक। और हायर एजुकेशन में आप मत सोचना 100% है, वहां हमारा लक्ष्य है 50%। और वो भी 2030 तक भी नहीं है, वो है 2035 तक। जनरली यहां कंफ्यूज कर सकता है आपको। अगली इसकी विशेषता है कि कक्षा छठवीं में हम वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर देंगे, व्यवसायिक शिक्षा कर देंगे। प्राथमिक शिक्षा हम कोशिश करेंगे मातृभाषा में हो। 2030 तक 100% साक्षरता आ जाए, सेम, क्योंकि एनरोलमेंट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एक बनेगा। तो एक सवाल ये बन सकता है कि किससे बनेगा, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बनेगा और इसके अध्यक्ष होंगे हमारे प्रधानमंत्री। और जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री थी पहले, उसका नाम कर दिया गया अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा मंत्रालय। इसी एक्ट के माध्यम से नाम कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में अगर आपसे बात करें तो यही मैं बोल रहा था कि 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो है 50%। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का कॉन्सेप्ट आ गया कि आप बार बार आ सकते हैं, 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ के फिर दूसरे साल आ सकते हैं। पहले आपको मतलब अलग अलग है कि सर्टिफिकेट मिलेगा पहले साल, फिर डिप्लोमा मिलेगा, फिर डिग्री मिलेगी, फिर ऑनर्स डिग्री मिलेगी। इंटरडिसिप्लिनरी ये जो एडमिशन लिए होंगे आपकी जान पहचान के, पता होगा कि बीए भी पढ़ रहे हैं तो कोई साइंस या कॉमर्स के विषय पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च के लिए मेरू की स्थापना हुई है। एबीसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एमफिल बंद हो गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। तो जो अभी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें अलग अलग चीजें आई हैं जो आपको पता रहना चाहिए। एक जो बेसिक, ये फैक्ट फैक्ट ही पूछेगा, एक पूछेगा एनसीईआरटी के बारे में। ये आप समझ लीजिए, आप सुनते तो होंगे कि एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की किताब। तो एनसीईआरटी का काम ये है कि किताबें पब्लिश करना, रिसर्च करना। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मतलब शिक्षा देता है, शोध करता है और ट्रेनिंग देता है। बना है 61 में, मुख्यालय नई दिल्ली। अगला है यूजीसी। यूजीसी का काम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब विश्वविद्यालयों को ग्रांट देता है। 1953 में बना है। इससे पहले राधाकृष्णन समिति जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने सिफारिश की। और दो चीज पूछ सकता है, एक तो बना कब, तो 53 में। और संसद के एक्ट से कब बना, तो वो है 1956 में। मैं सामने इसलिए खड़े हो जा रहा हूँ कि आप ना थोड़ा सा खुद से याद करने की कोशिश करो, और कोई कारण नहीं है मेरे खड़े होने का। अगली चीज है मिड डे मील। ये तो आप शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो 15 अगस्त 1995 को ये शुरू हुई है। केंद्र सरकार शुरू करता है। शुरू में ना कुछ जिलों में चालू हुआ था, कुछ ब्लॉक में हुआ था, और 2004 से पूरे भारत में चालू हो गया। एक ये है आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ये 1994 में आया। बाद में सर्व शिक्षा अभियान में जो 2009 में इसको जोड़ दिया गया। देखिए, पहले जितने कार्यक्रम थे ना, सबको हम जोड़े सर्व शिक्षा अभियान में। बाद में सबको जोड़ दिए सर्व शिक्षा अभियान अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यह जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, तो इसके बारे में हमको पता रहना चाहिए कि ये अब
सर्व शिक्षा अभियान में 2009 में जुड़ गया। एक ये पूछ सकता है आपसे वर्धा योजना के बारे में। वर्धा योजना क्या है? बुनियादी शिक्षा की, जो महात्मा गांधी ने लाया था ये, क्योंकि अभी की जो शिक्षा नीति आई ना उससे रिलेटेड है। गांधी जी क्या बोले कि आपको क्या करना है कि साथ साथ ना हस्तशिल्प भी सीखना है, और आपकी जो सेवा के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए, और मतलब दूसरी से सातवीं तक माध्यम हिंदी होना चाहिए, बाद में आप इंग्लिश भी ले सकते हो। मतलब पहले 7 वर्ष की स्कूली शिक्षा मातृभाषा में निःशुल्क व अनिवार्य होनी चाहिए। अब गांधी जी यहाँ की बात कर रहे थे हिंदी भाषी राज्यों की, इसलिए हिंदी की बात की, मातृभाषा में होनी चाहिए। तो ये जो वर्धा योजना है ये गांधी जी की थी, 37 में आई थी। जाकिर हुसैन इसको पब्लिश किए थे, मेन गांधी जी के उद्देश्य। फिर ये ना थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि आजादी के बाद कौन कौन से आयोग बने, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है। तो ईयर याद रखो, बहुत याद मत रखो। एक पहला राधा कृष्णन आयोग, ज्ञानी व्यक्ति थे, इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो ये 48-49 में बना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाए। एक पूछ सकता है कि आजादी के बाद पहला आयोग कौन सा था, तो ये राधा कृष्णन आयोग था, और ये बना था यूनिवर्सिटी के लिए। मतलब आप उसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि स्कूल के लिए बना था, यूनिवर्सिटी के लिए बना था राधा कृष्ण से। अगली जो अगला जो आयोग बना उसका नाम था मुदलियार कमीशन। मुदलियार कमीशन 52-53 में बना था। इस समय ना खूब विवाद चल रहा था कितनी भाषा होना चाहिए, तो इसने 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की थी। उसके अलावा 3 साल सेकेंडरी एजुकेशन, 4 साल हायर एजुकेशन की बात की थी। और उन्होंने कहा था कि मल्टीपर्पस स्कूल बनना चाहिए। आपके आसपास भी आप सुनते होंगे कि यहाँ मल्टीपर्पस स्कूल, ये मल्टीपर्पस स्कूल, तो उसकी बात इन्होंने ही की थी। और वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बात भी इन्होंने की थी। तो मुदलियार कमीशन, ध्यान रखिएगा, 3 भाषा की बात की, 3 साल सेकेंडरी, 4 साल हायर, मल्टीपर्पस स्कूल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बात इन्होंने की 52-53 में। बहुत है, नाम याद रखो, बहुत परेशान मत हो। अगला है डॉक्टर संपूर्णानंद समिति, 1961 में बनी थी, इमोशनल इंटीग्रेशन यूथ में। मतलब जो युवा है ना उनके अंदर अच्छे से इमोशनली इंटीग्रेट हो सके, इसके लिए समिति बनी थी, संपूर्णानंद समिति। नाम से समझ में आ रहा है ना कि संपूर्णानंद कोई स्वामी आमी रहे होंगे। तो इमोशनली इंटीग्रेट हो सके युवा, 61 में बनी थी। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है। कोठारी समिति, ये बनी थी 64 से 66 में। कोठारी समिति का ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 6% आप शिक्षा पे खर्च कीजिए। खर्च क्यों नहीं कर रहे भाई शिक्षा पे, ऐसा ये बोले। और ये जो अभी सिस्टम अभी तक हम लोग पढ़ते थे ना, 10+2+3 वाला सिस्टम की 10वीं तक, +2 12वीं, +3 मतलब 3 साल का बैचलर, तो ये कोठारी समिति ही लाए थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इन्होंने बनाया था। और इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को ना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाओ और रिसर्च को बढ़ावा दो, ये कोठारी समिति की मेन बात थी। फिर एक ना आप सुने होंगे, एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो पहले जो शिक्षा है ना वो राज्य सूची का विषय था, मतलब राज्य इस पे कानून बना सकता था। 42वें संविधान संशोधन 1976 से, इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी, राज्य सूची से उसको समवर्ती सूची में लाया गया शिक्षा को। मतलब अब राज्य के साथ केंद्र भी इस पे कानून बना सकता है। तो ये बेसिक सवाल आपसे पूछ सकता है। फिर आई आपकी 68 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो कोठारी आयोग जो अनुशंसा किया ना उसके आधार पे ये नीति आई। तो ये भी वही मानेगी, 10+2+3। कोठारी आयोग की अनुशंसा पे आई। प्राथमिक एजुकेशन में मातृभाषा की बात हुई और रिसर्च को बढ़ावा देने की बात हुई। आपको नीति का ईयर याद नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे सोचिए 68 पहली, अब 68 को उल्टा कर दो, 86 दूसरी। ठीक। फिर आ गई 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके अध्यक्ष थे आचार्य राममूर्ति। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा ध्यान अभी 2020 पे है, तो पिछले जा सकता है वो। 86 में आई, 92 में भी कई लोग पढ़ते हैं, वो अपडेट हुई बस, जैसे फोन हमारा अपडेट होता है ना मोबाइल, वैसे अपडेट हुई। आईटी पे फोकस था, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी पे। ये बोला यार केवल बच्चों को मत पढ़ाओ, शिक्षकों को भी शिक्षा दो। वुमेन एम्पावरमेंट की बात किए, नैतिक शिक्षा की बात किए। और बोले जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उनको ऑटोनॉमी दो, अपने हिसाब से चले। इग्नू भी इन्हीं की उससे बना था, अनुशंसा पे या बोलने पे। फिर एक समिति आई जो है टीजी ज्ञानम, 93 में आई। इतना ही ध्यान रखो, उससे ज्यादा मत जाओ। ठीक। फिर एक समिति आई सैम पित्रोदा समिति, 2000
साथ में आई, बस इतना ध्यान रखो। नाम नाम याद रखो, मत पढ़ो ज्यादा। और क्या क्या समिति है, तो ये उच्च शिक्षा के लिए आई थी, यशपाल समिति, शर्मा समिति, अनिल काकोदकर और के बी पवार। ये भी मत ध्यान रखो। नाम पता रहना चाहिए आपको, बाकी बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग पढ़े समिति के बारे में। अब मैं बोला था आपको कि डायरेक्ट डायरेक्ट में स्कीम बताता हूं आपको, सीधे वेबसाइट से। देखो, सबसे मेन स्कीम जो है एजुकेशन के लिए, उसको हम लोग पढ़ते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2001 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सबको एक्सेस मिले, मतलब सभी को, नाम ही से समझ लो, तो और कुछ पूछेगा भी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी पढ़े, स्कूलों में सब पहुंच सके। इसके लिए क्या हुआ कि नए स्कूल बनाओ, पानी की फैसिलिटी दो, टॉयलेट की फैसिलिटी दो, एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाओ, ये सब बात हुई थी सर्व शिक्षा अभियान में, 2001। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम मतलब होता है मध्याह्न भोजन। 1995 में आया था कि कुक्ड मील दें सरकारी स्कूलों में या गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में। तो ये भी आप समझ गए होंगे। एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं रमसा। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मेन काम क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था 2009 में। और इसका क्या था कि जो माध्यमिक शिक्षा है, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन है, उसमें सभी का एक्सेस हो। तो नए स्कूल बनाए, कंस्ट्रक्शन करें, क्लासरूम बनाए, टॉयलेट बनाए, ड्रिंकिंग वाटर बनाए, यही सब इसका उद्देश्य था। तो रमसा समझ लो, 2009 में आया और माध्यमिक शिक्षा पे इसका जोर था। अगला है NSIGAC, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। बस ईयर ध्यान रखो कि 2008 में आया, और सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि गर्ल्स को सेकेंडरी एजुकेशन में ले जाने के लिए आया था। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज। ये भी 2009 में है। देखो 2009 में इतनी सारी स्कीम क्यों आ रही? क्योंकि इसी समय आपका जो शिक्षा का अधिकार है ना, वो आ रहा है, इसीलिए ये सब स्कीम भी आ रही। फिर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब लॉन्च हुई है? तो ये 2004 में लॉन्च हुई है। इसमें क्या था कि जो गर्ल्स शेड्यूल कास्ट की हैं, शेड्यूल ट्राइब की हैं, ओबीसी की हैं, उनको रेसिडेंशियल स्कूल मिले एट अपर प्राइमरी लेवल। समझ रहे हैं? प्राइमरी में नहीं है कस्तूरबा गांधी, अपर प्राइमरी के लिए आई थी। फिर एक स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान। मैं भी आपको बताया ना, पहले सर्व शिक्षा अभियान था, फिर 2018 में समग्र शिक्षा अभियान आया। समग्र शिक्षा अभियान क्या था, ये आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। समग्र शिक्षा अभियान जो है, स्कूल एजुकेशन को इंक्लूसिव, क्वालिटी वाला बनाने के लिए आया था। और इसमें ना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, तीनों को जोड़ दिया गया। समझ रहे? अभी अपन देखें ना, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, तीनों को जोड़ के बोला गया समग्र शिक्षा की बात करेंगे हम, अलग अलग बात नहीं करेंगे। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ये कब चालू हुआ? तो 2008 में, एलिमेंट्री लेवल पे, मतलब गर्ल्स का इनरोलमेंट बढ़े, रिटेंशन बढ़े, इसके लिए आया 2008 में। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये भी 2008 में आई, मेरिट के लिए स्कॉलरशिप देने के लिए, जो इकोनॉमिक और सोशली डिसएडवांटेज। बस ईयर ध्यान रखो, उससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी, नाम से तो आप पकड़ ही लोगे। एक है NTSC, ये आप हो सकता है जो दिलाए होगे ना उनको ध्यान होगा। NTSC एक योजना है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NCERT देता है इसको, जो 10वीं में बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग भी दिलाए थे, फेल हुए थे। तो ये 1963 में हुई थी। ठीक। और आइडेंटिफाई नर्चर टैलेंट अमंग स्टूडेंट इन द कंट्री, मतलब जो टैलेंट सर्च के लिए योजना है, NTSE। फिर है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कब आई है? 2018 में।
नाम से आपको पता होगा, एकलव्य मतलब ट्राइबल लोग के लिए था, शेड्यूल्ड ट्राइब में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। मतलब इसका क्या है, ये होती है हर ब्लॉक में जहां ठीक ठाक एसटी पॉपुलेशन होती है और 20,000 ट्राइबल पर्सन जहां रहते हैं, वहां ये योजना रहती है। ये लाइट बुझाऊं क्या और अच्छे से दिखेगी पीपीटी? ट्राई करके देखते हैं। मैं नहीं दिख रहा हूँ। मतलब मैं ना दिखूं चलेगा, पीपीटी भी ऐसी खास नहीं दिख रही तो ठीक, ऐसी करते हैं। बगल वाली बुझा के देख ली। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है आपका, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल, अब शायद थोड़ा ठीक दिखा होगा, तो वो इसके लिए है। फिर है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मतलब जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए अच्छा एजुकेशन कैसे हो, उसके लिए जो योजना है वो 1974 में लागू हुई थी। ये ध्यान रखना आप। ये सब मैं ईयर इसलिए बता रहा हूँ ना कि धोखे धोखे से पूछ लिया तो पता रहना चाहिए। फिर एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, ये 2016 में चालू हुआ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है कि कैसे फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये 2005 में चालू हुआ। सीधा इसीलिए मैं साइड से बता रहा हूँ कि गलत होने का चांस कम हो। फिर है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये 2015 में हुआ। फिर है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ स्किल्स, ये 2009 में हुआ। पढ़े भारत 2018 में आया। इतनी स्कीम है आपकी जो आपको पता रहना चाहिए। मतलब पूरी मत याद रखना, मैं लिंक डाल दूंगा आपके ग्रुप में, एडू टिंकर करके हैं। ये जो भी मेन मेन स्कीम है उनको इन लोग एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। बेसिक आपको कम से कम ये तो पता रहना चाहिए कि कम से कम, मतलब जो भी सर्व शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, जो बेसिक बेसिक है ना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, इनका ईयर आप कम से कम याद रखो, बाकी अगर आप भूल भी रहे तो भी। एक आपसे पूछ सकता है आरटीई के बारे में, ठीक? तो आरटीई क्या है, आपको पता होगा कि 6 से 14 साल का हर बच्चा जो स्कूल जाता है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। ये आया था 86वें संविधान संशोधन से, मतलब 86वें संविधान संशोधन से आया था। और बेसिक फीचर की बात करें तो एक तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, एक नो डिटेंशन पॉलिसी होना चाहिए कि आप बच्चे को निकाल नहीं सकते। इसके अलावा फिर अलग अलग चीज है कि आप अगर सर्टिफिकेट देना चाहिए, एक फिक्स रेशियो होना चाहिए स्टूडेंट टीचर का, घर से इतने दूर में स्कूल होना चाहिए, मतलब बच्चे को ना अच्छे से शिक्षा मिले, इसके लिए एक्ट आया था। इसके बेसिक बेसिक हिस्ट्री अगर आप सोच सकते हैं तो देख सकते हैं, इसको अपन पढ़ लेंगे अलग से। जैसे पुअर के लिए 25% कोटा की बात हुई, टीचर की एलिजिबिलिटी क्या होगी, ऐसी अलग अलग चीजें शिक्षा के अधिकार अधिनियम में आई थी। इसका इतिहास भी आया था। फिर आपके सिलेबस में है कि मेन मेन पॉलिसी कौन कौन सी आई। तो एक तो यही है शिक्षा का अधिकार, फिर एनईपी 2020 है, सर्व शिक्षा अभियान एक है, फिर रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर मिड डे मील है, फिर राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट मिशन है 2015 में आया, केवीएस और एनवीएस है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। तो ये आप ध्यान रखना कि केंद्रीय नवोदय विद्यालय का नाम अब पीएम श्री स्कूल बन गया है। समग्र शिक्षा अभियान है, एनसीईआरटी है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें अलग अलग था कि वुमेन एजुकेशन। अगली चीज है योग के बारे में, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपसे ना अष्टांग योगा पूछ सकता है। और अष्टांग योगा में ना एक तो आपको ये याद होगा कि यम नियम आसन प्राणायाम, बताओ क्या है। एक तो ये याद रहता है 8 अंग होते हैं, पहला यम होता है, लेकिन यम के अंदर क्या है, नियम के अंदर क्या है, ये हम भूल जाते हैं।
यम क्या है? यम में 5 चीजें होती हैं। एक है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब ज्यादा संचय न करना, और ब्रह्मचर्य तो आप समझते हो। तो ये 5 यम है। फिर 5 नियम है। नियम क्या क्या है? एक है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम लोग याद नहीं रखते। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। पहले आप यम करोगे, सत्य अहिंसा अपनाओगे, फिर नियम अपनाओगे, अपने जीवन में संतोष रखोगे, तप रखोगे, स्वाध्याय करोगे, ईश्वर की बात करोगे। फिर आप करोगे, तीसरा स्टेज है आसन। आसन मतलब किसी भी एक स्टेप में आप अपने शरीर को बैठाओगे। फिर आसन करने के बाद फिर हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राण, प्राणवायु से अपन सांस अंदर लेंगे, बाहर लेंगे। प्राणायाम के बाद पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब है कि आप अब अपने ध्यान को ना अंदर लेके आओगे। ठीक, प्रत्याहार उसको बोलते हैं। फिर छठा है धारणा। धारणा मतलब धारणा मतलब कंसंट्रेट करेंगे, समझ लो। धारणा के बाद फिर अगला है ध्यान। फिर से डीप कंसंट्रेशन करेंगे, मतलब जो भी बाकी चीज है ना, कभी कभी हम जैसे ध्यान लगा, आप जो ध्यान लगाओगे ना वो ध्यान नहीं है, वो धारणा है। मतलब आप एक फोकस करोगे, एक जगह ध्यान लगाओगे, वो धारणा है। धारणा से फिर हम ध्यान जाते हैं, मतलब बाकी सब छोड़ दो, कुछ ध्यान मत रखो, आप अपने बारे में केवल सोचो, भगवान के बारे में सोचो। और जब वहां से ध्यान से जाओगे समाधि की तरफ, समाधि भी एक संप्रज्ञात समाधि होती है, एक असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये 8 अष्टांग योग हैं। फिर छात्रावास प्रबंधन, वही मैं साइट देख रहा था, तो इसका पोर्टल है। पोर्टल में क्या है कि छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ने सभी जिलों में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए आश्रम की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रत्येक आश्रम में एक निश्चित छात्र संख्या होती है। ये छात्रावास 3 स्तर में होते हैं, यानी आश्रम, प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। समझ रहे? पहले आश्रम, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। आश्रम, प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, तीनों में से कुछ आश्रम छात्रावास छात्राओं के लिए और कुछ छात्रों के लिए ऐसा बांट दिया गया है। तो ये 3 लेवल होते हैं, ये पता रहे आपको इसके लिए। और क्योंकि आपका ये जो एग्जाम है ट्राइबल विभाग द्वारा ही लिया जाना है, तो इसलिए जो उनकी प्रमुख योजना है ना, जो छात्रावास आश्रमों में संचालित योजना है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो छात्रावास, तो ये मतलब संख्या तो नहीं पूछेगा। प्री मैट्रिक छात्रावास है 1675, पोस्ट मैट्रिक है 457, तो टोटल हो गए 2132। सीट है 1,13,000। आश्रम कितने हैं? अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के लिए 1225 आश्रम है, जहाँ 84,000 सीट है। तो ये बेसिक चीज तो आपको पता रहना चाहिए। उद्देश्य तो आपको पता ही है कि ये मतलब छात्रों को रहने की सुविधा देना, हर प्रकार से सुविधा देना, उसके लिए। शिष्य वृत्ति क्या है? प्रति छात्र प्रति माह शिष्यवृत्ति राशि 1500 प्रदान की जाती है। फिर एक है खाद्यान्न सुरक्षा योजना, 2013 में आई। तो इसमें क्या है कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग के छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष संस्थाओं में निवारत विद्यार्थियों को भी रियायती दर से दिया जाता है। मतलब जनरली ये आपको नहीं पता होगा कि जो खाद्यान्न सुरक्षा योजना है ना, उसमें इन बच्चों को भी खाद्यान्न दिया जाता है। ठीक, छात्र भोजन सहाय योजना, भोजन के लिए सहायता। और छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र ट्यूशन योजना है। मतलब जैसे कठिन विषय है ना, उनके लिए उनको अलग से ट्यूशन देने के लिए। फिर स्वस्थ तन स्वस्थ मन विशेष सेवाओं हेतु योजना 7-8 से लागू है, जिसमें जो अनुबंधित है पहले से, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट है, निजी चिकित्सक, वो माह में 2 बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं।
50 सीटर में 750 रुपये प्रति भ्रमण, और 100 सीटर, 50 सीटर में 750 एवं 100 सीटर के तक के बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण के लिए 1200 रुपये दिया जाता है। पैसा तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्वस्थ तन स्वस्थ मन क्या है कि हफ्ते में 2 बार आए। तो ये पूरी योजनाएं हैं जो जो आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट की है ना, ये ध्यान रखिए। जैसे ये क्रीड़ा परिषद कहाँ कहाँ से है, तो ये जनरली क्रीड़ा वाले सेक्शन में इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सारे हैं समझ लो। तो आपको पता रहना चाहिए, जैसे गौरेला पेंड्रा बरवाही में अनुसूचित जनजाति क्रीड़ा परिषद पेंड्रा रोड में ये सब खेल होते हैं, अनिंदगढ़ में ये सब खेल होते हैं। तो इतना कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन बेसिक चीज आपको पता रहना चाहिए। फिर छात्रावास प्रबंधन में कुछ ना मूल चीजें हैं कि कैसे आप ये करोगे वो करोगे, तो जो भी आप करोगे नहीं करोगे, करना चाहिए वैसे अगर बनोगे तो, लेकिन ना आप एक आदर्श स्थिति सोच के वो चीज बता देना कि मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये जो बेसिक मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिससे आ सकता है, उसको मैं कोशिश की आपको बताने की। आपका एग्जाम अभी क्योंकि बिल्कुल पास है, आने को ही है, तो एक मैं आपसे बोला था कि शॉर्ट में बना दूंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है ना कि और ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ बनाने से पहले। आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं बिल्कुल, मतलब मेरे को ये लगता है कि आप लोग की अपनी तैयारी हो रही, तो तैयारी और खराब मत हो जाए, दूसरी दिशा में मत जाए। करेंट का वीडियो हम लोग डाल ही दिए, वो करीब करीब वहीं से सवाल आएंगे। और जो सेक्शन आप लोग को दिक्कत लग रही है ना, वो बताइएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे लाने की वीडियो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ना बिल्कुल इनपुट आउटपुट का ध्यान दो, कि जितना सिलेबस में लिखा है उसी के हिसाब से पढ़ो, जितना जो नंबर का है ना वो पढ़ो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। ये मेरी सलाह है, आप कोशिश करिएगा मानने की। आप मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि अब इनमें बहुत मत पढ़ो कि भारत का इतिहास पूरा पढ़ लें, संविधान पूरा पढ़ लें, 2 नंबर का है, पढ़ भी लोगे तो क्या कर लोगे। तो जहां ठीक ठाक नंबर आ रहा है ना, उसको फोकस करो, तो आपका फायदा होगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।